बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बचपन में मेले में खो गई और मुझे एक अमीर मेम साहब अपने घर ले गई। वो दिन भर मुझसे काम करवाती और खाने को भी कुछ ना देती। मेम साहब से बदला लेने के लिए मैं इसके बेटे से दोस्ती कर ली ताकि इसे शादी कर लूँ। मेम साहब को पता चला तो मुझे लगा वो मुझे घर से निकाल देगी, मगर उन्होंने कहा कि अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो तुम्हारी शादी करवा दूंगी। मैं खुश हो गई, लेकिन जब मुझे पता चला तो मेरी रूह कांप उठी। स्टोरी, मेरा नाम तबस्सुम है, मैं लाहौर की रहने वाली हूँ। हम 4 बहन भाई थे। अब्बा का बहुत बड़ा कारोबार था। मेरी अम्मा एक डॉक्टर थी। मैं सब बहन भाइयों से छोटी थी। सब बहन भाई बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ते थे। बड़े अच्छे दिन गुजरे थे। हम सब बहुत खुश थे। एक बार हमारी पूरी फैमिली एक गांव में मेला देखने गए। हम सब बहन भाई अम्मा अब्बा के साथ चले गए और मैं एक चूड़ियों वाली दुकान पर रुक के, मुझे वो चूड़ियाँ बहुत पसंद आ रही थी। मुझे लगा कि अम्मा चूड़ियाँ ले रही हैं, पर वो कोई और औरत थी। तब मैं 8 साल की थी। मैं वापस भागी, पर मुझे जाने कहाँ था पता नहीं था। फिर वही से चूड़ियों वाली दुकान की सीट में चलने लगे, लेकिन मुझे मेरे घर वाले नहीं मिले। वही बैठी मैं ऊंचा ऊंचा रो रही थी। पास से जो गुजरता देखता और आगे बढ़ जाता। इतने में एक मजमा लग चुका था मेरे पास। सब कुछ, सब मेरे बाप का नाम पूछ रहे थे, घर का एड्रेस पूछ रहे थे। इतने में एक मेम साहब आई। उसने कहा कि वो मुझे जानती है। ये बात सुनकर सब वापस हो गए और मुझे अपने घर ले आई। मुझे कुछ चॉकलेट और खाना दिया और एक अम्मा के हवाले कर दिया। मुझे तब कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं इतना बड़ा घर देखकर बहुत खुश हुई। सारे घर में भाग रही थी, मैं भाग रही थी। मुझे अपने घर वाले भी याद नहीं थे। वहाँ एक लड़के कमरे में एक लड़का खेल रहा था। मैं इसके पास बैठ के, वो उर्दू बोल रहा था, मुझे भी गेम खेलने को दी। और इतने में अम्मा बाजू पकड़ कर घर के पिछले हिस्से में ले गए और जोरदार थप्पड़ मुझे रसीद किया और कहा, अपनी औकात में रहना सीखो। वो लड़का कभी कभी मेरी साइड पर आता, फिर उसने आना छोड़ दिया। इस घर में एक बेटी पैदा हुई। सब इसकी खुशियाँ मना रहे थे। बहुत सारे लोग जमा थे और उस दिन मुझे कपड़े और बहुत सारा खाना खाने को मिला। मैं बहुत खुश थी, लेकिन अपने अंजाम से अनजान थी। मैंने ऐसे लोगों में आ गई थी जहाँ मुझे कैद होना था। मुझे अभी इतनी समझ नहीं थी। मैं आधा खाना छुपा कर रख लिया, अपने बहन भाइयों को दूंगी। और मैं इन लोगों को आपस में मसरूफ़ देकर वहाँ से भाग निकली, लेकिन गेट पर मुझे गार्ड अंकल ने पकड़ लिया और अम्मा रानी के हवाले कर दिया। उस दिन उन्होंने मुझे बहुत मारा और मैं फिर कभी घर से ना भाग सकी। मुझे मेले से जो औरत उठा लाई थी उसका नाम माज बीन था। वो एक सोशल वर्कर थी। पार्टीज में जाना, लेट नाइट आना और बच्चों को वक्त ना देना, जिस पर हमारे साहब महबूब वो बहुत बोलते थे। आए दिन इनकी लड़ाई होती, उनके झगड़ों की आवाज़ें कमरों से बाहर आती। उनका एक ही बेटा जो 10 साल का था और एक बेटी पैदा हुई थी जो 3 साल की थी। मीम साहब बड़ी गुस्से वाली और नखरीली औरत थी। किसी मुलाजम को किस बात पे मार देती पता ही ना चलता। अगर इस दिन वो मुझे मेले से में स्पीकर के पास छोड़ देती या ऐलान करवा देती तो आज मैं अपने घर में होती। मेरा नसीब बहुत ख़राब था जो मैं इस औरत के हाल लग गई। बड़े मालिक बहुत अच्छे थे, अपने मुलाजमों का बहुत ख्याल रखते थे। जितने वो अच्छे थे उतने ही बेगम सख्त तबीयत की थी। बड़े मालिक बड़ी बेगम से काफ़ी बड़े थे, या दिन रात मेहनत से वो ऐसे ही हो गए थे, या शायद मेम साहब इनका ख्याल ना रखती थी। वो हर वक्त खुद पर तवज्जो देती, नए 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 कपड़े जूते। अब रोज़ आता, रोज़ शॉपिंग करती हैं। वो एक सूट को बस एक बार पहनती, अपने ऊपर पैसा पानी की तरह बहाती। इस घर में एक इनकी पुरानी मुलाजमा रानी थी, जिसको सब अम्मा रानी कह कर मुखातब करते थे। वो तलाक याफ्ता थी। शोहर ने दूसरी का शादी कर ली और अम्मा रानी की औलाद नहीं थी। वो भी अजीब किस्म की औरत थी। उस दिन मुझे भागने पर मुझे मारा। मैं कई दिन बुखार में तपती रही, अपने माँ बाप को याद करती रही। पता नहीं उन्होंने मुझे ढूंढा भी होगा कि नहीं। मैं कई दिन बीमार रही, मेरा बुखार कम ना हुआ। मुझे एक सरकारी हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया। अम्मा रानी मेरे पास रही और शायद इनको भी मुझ पे रहम आ गया। मैं ठीक हो गई तो मुझे घर वापस ले आए। मेरा बिस्तर चारपाई पर लगा दिया। पहले मैं चटाई पर सोती थी। अम्मा रानी ने मेरे बाल बनाने मुझे दिखा दिया। मुझे अपने हाथ से फल खिलाए और मेरे सर पर हाथ फेरा। मैं थी बहुत खूबसूरत, पर यहाँ के लोगों ने, दुनिया ने, सब ने, बल्कि पैसे पर चलती थी। दिन गुजरते गए और मैं ठीक हो गई। अब अम्मा मुझे अपने साथ काम पर ले जाती। मैं अपने छोटे छोटे हाथों से सफाई करना शुरू के दिनों में अम्मा रानी सर पर खड़ा होकर काम बताती और इस काम को कैसे करना है मुझे सिखाती। वक्त गुजरता गया, मैं 15 साल की होगी, सारा काम बहुत अच्छे से करने लगी थी। अब अम्मा रानी मुझे
खाना बनाना सिखाती थी। एक दिन सफाई करते मुझसे गुलदान टूट गया। बड़ी बेगम इस दिन घर थी। जैसे गुलदान टूटने की आवाज़ आई, फ़ौरन उठ कर आई और एक ज़ोरदार तमाचा मुझे मारा। मैं पहले ही बेगम साहब के थप्पड़ों की आदी थी। ये कोई पहला थप्पड़ नहीं था जो मुझे मारा था। वो हर छोटी बात पर मुझे मारती। एक बार अपने पाँव दबाने का कहा, मैं पाँव दबाते दबाते वही उनके पैरों पर सो गई। अभी आंख ही लगी थी, मुझे एक ज़ोरदार ठोकर लगी जिससे मैं गिरती हुई सीढ़ियों पर जा गिरी। मेरे माथे पे चोट लगी थी, खून निकल रहा था, पर वो मुझे थप्पड़ पर थप्पड़ मारे जा रही थी। मैं कैसे इनके पैरों पर सर रख कर सो गई। अम्मा रानी के अलावा इस और भी बहुत सारी मुलाजिम थी। कोई आगे ना बढ़ा। इतने में मैं बेहोश होकर गिर गई। जब मुझे होश आया तो मैं क्वार्टर में अपनी चारपाई थी। मेरे माथे पर पट्टी लगी हुई थी। वहाँ आसपास कोई नहीं था। मैं खुद का रो रही थी। अपने माँ बाप के पास जाना चाहती थी, लेकिन मुझे अक्स याद थे जो अब धुंधला रहे लगे थे। मुझे अपनी माँ का चेहरा याद आया, अब्बा का चेहरा भूलने लगा। मैं हर रोज़ रोती, दुआ मांगती, किसी तरह मुझे अपने माँ बाप से मिला दे। इस दिन गुलदान टूटने पर मुझे कई थप्पड़ों से नवाजा गया था। जिस दिन मुझसे नुकसान होता, मेरा 2 दिन तक खाना पीना बंद कर देते। आज भी मैं भूखी सो गई हूँ। मुझे मेरे काम करने का एक पैसा नहीं मिलता था, ना पेट भरकर खाने को मिलता था। मुझे नफरत हुई थी मीम साहब से। मैं बहुत बददुआएं देती थी इन पर। मेरी जैसे बददुआ भी नसर नहीं होती। वक्त गुजरता रहा, बड़ी मीम साहब का जुल्म बढ़ता रहा। मैं 22 साल की हो चुकी थी। इनका बेटा जिसका नाम समीर था वो बैरून मुल्क पढ़ने गया था और उसकी बेटी कॉलेज में थी। मुझे बहुत शौक था पढ़ने लिखने का। मैं जब जब छोटी बीवी को देखती तो मुझे अपने कमरे का हल्का सा अक्स जहन में बनता, उड़ जाता, जैसे बारिश में पड़ने वाले ओलों की तरह जो आसमान से गिरता और फ़ौरन पानी बारिश के पानी का हिस्सा बन जाते। मेरी सोच मेरी ज़ात अब बेमायनी थी। मुझे अब बचपन में हर बात हर याद मेरे जहन से मिट चुकी थी। मुझे सिर्फ इस घर से मिली गई तकलीफ़ें और अजियतें याद थीं। आए दिन किसी भी बात का लिहाज किए बगैर कभी माँ मार देती और कभी उनकी बेटी मारिया। मारिया बिल्कुल अपनी माँ जैसी थी। आए दिन घर से बाहर रहती, रात को देर से घर आती, अभी कॉलेज जाती थी। आला तालीम हासिल कर ही रही थी, दोबारा फेल भी हो चुकी थी, पर इस घर में किसी को अपने अलावा कि दूसरे की फ़िक्र नहीं थी। जब छोटे थे तब भी इनकी किताबें अम्मा रानी एक कबाड़ खाने में रख देती। मैं इनको उठा के लाती और गार्ड अंकल से पढ़ती। पहले वो मुझे पढ़ाते नहीं थे, फिर अम्मा रानी के कहने पे मैं उनसे पढ़ती। मैं एक ज़हीन लड़की थी। बचपन से मुझे स्केच बनाने का बहुत शौक़ था। ऐसे ऐसे स्केचर बनाया करती कि अम्मा रानी हैरान रह जाती। ये काम सिर्फ वही जानती थी। मैं सब छुप कर करती थी अपने क्वार्टर में। मारिया जैसे सब छोटी बेगम कहते थे, उसका गुस्सा सब वाकिफ थे। इनकी बहुत सारी दोस्तें थी, आए दिन कोई ना कोई आती रहती। एक दिन इनकी दोस्त सोनिया ने मुझे देखा तो कहा, ये लड़की बहुत खूबसूरत, इसे गौर से देखो। मारिया को ये बात अच्छी ना लगी। पड़ी हुई चाय उसने मुझ पर फेंक दी। शुक्र है चाय ठंडी थी। इनकी दोस्त और दोनों मिलकर हंसने लगी। वो मुझे मुख्तलिफ़ तरीके से तंग करती, कभी मुझसे जूते साफ़ करवाती और कभी सबके सामने जलील करती। एक दिन छोटी बेगम के कुछ दोस्त आए हुए थे, इनमें लड़के भी थे। अम्मा रानी ने मुझे कहा कि वो बहुत बदतमीज़ है, तुम छोटी बेगम की आवाज़ भी दें तो मत जाना। मैं खाना बना रही थी, तभी वो मुझे आवाज़ें दे रही थी। अम्मा रानी ना जाने कहाँ कहाँ गई हुई थी। इतने में छोटी बेगम आई और मुझे किचन में खींचती हुई बाहर ले आई। वहाँ एक ग्रुप बैठा हुआ था जिसमें लड़कियाँ भी थीं और लड़के भी। अब सब हंस रहे थे। इतने में एक लड़का मेरी जानब बढ़ा और मुझे कहा कि डांस करके दिखाओ। मैं घबरा गई। छोटी बेगम की दूसरी दोस्त उठी और उसने मेरा दुपट्टा खींचा और मुझे कहा कि गाना गा के दिखाओ, नाच करके दिखाओ, हम बोर हो रहे हैं। एक लड़के ने इंग्लिश में मुझे गाली दी जिसका मतलब मैं बहुत अच्छे से जानती थी। उसने छोटी बीबी से कहा कि इसको एक रात के लिए हमें दे दो। ये बात सुनकर मैं घबरा गई और वहाँ से भाग कर मेरे पीछे सब कह के सुनाई दे रहे थे। मैं क्वार्टर का दरवाज़ा बंद कर कर वहीं बैठ गई और कितनी देर होती रही। मुझे अम्मा रानी छुपा कर खाना ले आई मेरे लिए, मुझे छुप कर दिया। मैं उनके गले लगकर रोई। मुझे पता नहीं था मुझे यहीं इन लोगों के दरमियान अम्मा रानी की तरह बूढ़ा होना था। इन लोगों के इन गिनत जुल्म सहे और आगे भी सहने थे। मैं रोते रोते सो गई। आधी रात को भूख लगी। जो खाना अम्मा रानी लाई थी वैसे का वैसे पड़ा था। मैं इसी खाने को खा लिया, कम से कम मिल तो रहा था, वरना बड़ी बेगम कहा खाने देती। जिसने खाना होता वही बैठता और खाता, जो क्वार्टर में बाग आता उसको खाने नहीं दिया जाता था। ये असूल थे सिर्फ उन घर के नौकरों के लिए, मालिकों के लिए नहीं।
एक दिन छोटी बेगम अपने कमरे में थी, मुझे जूस लाने का कहा। इसके कमरे में एक लड़का था जो कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि शुरू ही से उसके फ्रेंड्स इनसे मिलने आते थे। वो सीधा इनके कमरे में चले जाते थे, लेकिन इस बार नया ये लड़का था। वो लड़का और छोटी बेगम एक दूसरे के गले लगे हुए थे। मुझे देखकर दोनों अलग हो गए और छोटी बीबी ने मुझे थप्पड़ मारा कि मुझे तमीज़ नहीं किसी के कमरे में आने की। हालांकि वो भूल चुकी थी कि दरवाज़ा उन्होंने ही खोला छोड़ा हुआ था। और मैं वापस पलट आई और मेरी आंखों में आंसू आते थे। मैं इस रवैये की आदी हो चुकी थी। जब आप किसी रवैये के आदी हो जाते हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता कौन आपसे क्या कह रहा है, कौन आपके बारे में क्या बात कर रहा है, या कौन आपको मार रहा है। हर इंसान का एक वक्त होता है, उसकी ज़िंदगी एक मौका ज़रूर देती है। मुझे भी मिलने वाला था इस घर के बेटे समीर की सूरत में। मुझे भी मेरे सब्र का फल मिलने वाला था, पर अभी मेरे लिए हर इस रास्ता बंद था। मैं स्केच बना रही थी जब अम्मा रानी लौटी। इसकी अब उम्र हो चुकी थी, वो अब थक जाती थी। उनका साथ मेरा भी डर लगा रहता था। जवान बेटी है, अगर इसको कुछ हो गया तो मेरा क्या बनेगा। इस पूरी दुनिया में मेरे लिए अम्मा रानी ही मेरा सहारा थी। मेरी एक आदत थी, मेरे साथ जो कुछ होता मैं इसकी स्केच बनाती रहती। आज भी जो हुआ इसकी स्केचिंग बनाया था मैंने। मेरे पास एक ढेर जमा था, मैं मुख्तलिफ कापियों और स्केचेस बनाया करती थी। अम्मा रानी सो चुकी थी और मैं बी एस की किताबें पढ़ी थी। मुझे ये सब बहुत आसान लगती थी। ये किताब छोटी बीबी की थी जिनको वो नहीं पढ़ती थी, बी एस कर रही थी। जब से वो फेल हुई आर्ट्स के साथ बीए कर रही थी। आजकल बड़े साहब बहुत खुश थे क्योंकि उनका बेटा तालीम मुकम्मल करके वापस लौट रहा था, लेकिन बड़ी मेम साहबा तो रोज़ की तरह बाहर पैसा ज़ाया कर रही थी। आए साल स्किन सर्जरी करवाती और बस एक माँ घर रहती और सबके सामने आज भी जवान थी और इनके काम आज भी अपनी बेटी जैसे थे। एक दिन छोटी बीबी ने कहा उनकी शादी करनी है अपने फ्रेंड फरीद के साथ। बड़े साहब घर से गुस्से से चले गए। छोटी बीबी ने कहा ये मेरा अटल फैसला, मैं फरीद से ही शादी करूंगी, वो जो एक आवारा लड़का है जिसके लिए औरत एक टाइम पास है। साहब ने कहा बेटी पर तो जो दो हाथ से निकले जा रही। बड़ी साहब बेगम ने बजाय अपनी बेटी को कुछ कहने के बड़े साहब से ज़ुबान दराज़ी करना शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि वो इनकी बेटी की ज़िंदगी अगर वो चाह रही है किसी के साथ शादी करना चाहती तो शादी कर लेने देने। आजकल वैसे भी ये कॉमन बात है। अब हर कोई मेरे जैसा तो नहीं जो तुम जैसे शख्स के साथ ज़िंदगी गुजार रहा है। मुझे देखो और ख़ुद को देखो। बड़े साहब ने इस दिन पहली बार बड़ी बेगम को थप्पड़ मारा और उनकी बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी थी। वो गुस्से से कमरे की तरफ बढ़ गए और बड़ी बेगम अपनी गाल पर हाथ रखे बेयकीनी से देखती रही। इनकी बेटी घर से गई तो आई नहीं। 2 दिन हो गए थे वो घर नहीं लौटी थी। बेगम साहब भी इस दिन परेशान थी। बड़ी साहब ने पुलिस को इत्तला दे दी। 2 दिन हो गए थे वो कहीं नहीं मिली और 7 दिन के बाद वो नशे की हालत में पुलिस को मिली। वो दूसरे शहर जा चुकी थी, इस वक्त होश में नहीं थी। बड़े साहब मारे शर्मिंदगी के सर झुकाए खड़े थे। अगले दिन बड़ी बेगम साहबा ने कहा कि मुझे तलाक चाहिए। मैं तुम जैसे जाहिल इंसान के साथ नहीं रह सकती जिसने मुझ पर हाथ उठाया। इस वक्त वो शायद भूल चुकी थी कि तो वो खुद बहुत बड़ी जाहिल है। उन्होंने मुझसे 8 साल की उम्र में मुझे थप्पड़ मारा था, गर्म इस्त्री करके मेरे हाथ पर जलाई थी। मुझे कई दिन एक स्टोर में बंद रखा था, मुझे धूप पर खड़ा कर दिया करती थी और कई दिन मुझे भूखा रखा। 14 साल की थी जब मुझे गला घोंट कर मारने की कोशिश की क्योंकि मैं चोरी छुपे खाना खा रही थी। मुझे 2 दिन से खाना नहीं मिला था, भूख बहुत लग रही थी। आधी रात को बेगम को कोई आदमी छोड़ने आया और उन्होंने मुझे देख लिया और मुझे मारना शुरू कर दिया। इस दिन बड़े साहब ने मुझे इनके कहर से छुड़वाया था। छोटी बीबी जैसे बेहोश आई, वो रोती रही। उसने खुदकुशी की कोशिश की लेकिन बच गई। जिस लड़के के साथ गई थी उसने इस्तेमाल करके छोड़ दिया, शादी के नाम पर धोखा दिया। वो अपनी इज्जत गवा आई थी। बड़ी बेगम इसके बाल सहला रही थी। ये सब बड़े साहब सुन चुके। वो अपने सीने पर हाथ रखे सीढ़ियों पर नीचे उतर आए और फिर वो गिर गए। उनको हार्ट अटैक आया। अम्मा रानी भागी, जल्दी से ड्राइवर को गाड़ी निकालने का कहा और ड्राइवर बड़े साहब को उठाकर गाड़ी में डाला। बड़ी बेगम के चेहरे पर कोई परेशानी के आसार नहीं थे। उन्होंने जाने से मना कर दिया। इस दिन मुझे इनसे नफ़रत महसूस हुई। पैसे के लिए बड़े साहब से शादी की थी, तब ये भी ना सोचा कि वो उम्र के हैं। अम्मा रानी ने मुझे साथ भेज दिया। हम हॉस्पिटल पहुंचे, वहाँ उनकी एडमिट किया गया और एक बहुत प्यारी लड़की इनको चेकअप करने आई। अगले दिन दोपहर तक बड़े साहब की तबीयत संभल चुकी थी। बर वक्त हॉस्पिटल लाने से इनकी जान बचानी थी। वो बे आवाज़ रो रही थी।
सारी उम्र इनकी मेहनत और इनकी इज़्ज़त खाक में मिल चुकी थी। वो लड़की डॉक्टर महरीन बड़े अपने ये से मुझे बड़े साहब का ख्याल रखने का कह रही थी। पहली बार किसी ने मुझे ऐसे मोहब्बत से बात की, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। बड़े साहब को कुछ दिन हॉस्पिटल रखा गया, मैं इतने दिन इनकी खिदमत करती रही। इनको जैसे घर लाएगा, कुछ देर इनका बेटा लौट आया। वो 15 साल बाद वापस आया था। बड़ी बेगम बड़ी खुश थी, घर की सफाइयाँ कराने में सब बनवा रही थी। समीर का कमरा सेट करवा उन्होंने इतने दिनों में एक बार भी बड़े साहब की खैरियत मालूम नहीं की थी। इनका बेटा आ चुका था अपनी माँ से मिलने के बाद, वो अपने बाप के पास चला गया। बड़े साहब भी बेटे को देखकर बहुत ही खुश हुए। समीर ने वहीं खाना खाया। बड़ी बेगम ने कई बार बाहर बुलाया, पर समीर अपने बाबा जैसा ही था। वो अपनी माँ बहन की हर बात को अच्छे से जानता था, इसलिए वही बैठा रहा और अपने बाबा के सोने के बाद अपने कमरे में चला गया। सुबह वो देर से उठा। अम्मा रानी ने मुझे नाश्ते पर बुलाने के लिए भेजा। वो उस वक्त बाल बना रहा था। मैं दरवाजे पर दस्तक दी तो उसने दरवाज़ा खोला। एक पल को मेरा दिल धड़क उठा था। वो था भी बहुत खूबसूरत, को भी अपना दिल दे बैठते हैं। मुझे हैरानगी से देखा। मैंने बताया सब नाश्ते पे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन उसने पूछा तुम कौन हो? मैंने बताया कि मैं तबस्सुम हूँ। जिस पर वो मुस्कुराया और कहा यकीन नहीं हो रहा तुम तबस्सुम में इतनी खूबसूरत हो गई हो, मेरा मतलब इतनी बड़ी हो गई हो। मैं बिना जवाब दिए पलट गई। वो बड़ी बेगम मुझे घूर रही थी। मैं वहाँ खड़ी क्या कर रही थी? छोटी बीबी का दोबारा से फ्रेंड सर्कल शुरू हो चुका था। वो पहले वाली टोन में वापस आ चुकी थी। उसके लिए इज्जत गवा देना कोई अहम बात नहीं थी। अजीब किस्म के लोग थे। मुझे अब घिन आने लगती थी। इन लोगों से मेरी नफरत बढ़ती जा रही थी। आजकल मारिया जैसे छोटी बीबी बोलते थे, वो किसी लड़के को लेकर बहुत सीरियस थी। इनके कॉलेज में कोई नया सारा आया था जो बहुत ही खूबसूरत और कम गो था। मारिया इस पर फिदा हो चुकी थी और इसको फांसने के तरीके ढूंढ रही थी, लेकिन वो छोटी बीबी के जाल में नहीं फंस रहा था। इसने अपनी मम्मा से बात की कि वो अपने बिजनेसमैन का बेटा है, मेरा रिश्ता वहाँ लेकर जाएं। मारिया अपनी माँ की बहुत लाडली थी, या उन लोगों की गैरत मर चुकी थी। जो हुआ इसको बुलाकर उसकी माँ ने मुझे लेकर इन लोगों के घर पहुंची और मुझे मिठाई की टोकरी पकड़ाई हुई थी। हम उन लोगों के घर पहुंचे तो उन लोगों ने अच्छी मेहमान नवाजी की, मुझे भी चाय दे दी, बल्कि मुझे नीचे नहीं बैठने दिया। बेगम साहबा घूरती रहीं और मैं बाहर निकल कर इनका इंतज़ार करने लगी। कुछ देर में बेगम साहबा बड़े गुस्से से गाड़ी में बैठी और घर आ गई। लड़के वालों ने कहा वो अपने बेटे का रिश्ता पहले ही कहीं कर चुके हैं। मारिया ने ये सब सुना तो गुस्से में पागल हो गई, चीज़ें तोड़ने लगी और मुझे बुला वजह मारने लगी। समीर वहीं था, मुझे छड़वाया और मैं अपने क्वार्टर में भाग गई। कुछ देर गुजरी तो मुझे लगा कि अम्मा रानी आई हैं और मैं स्केच बनाने में मसरूफ़ थी। लेकिन मुझे कुछ महसूस हुआ, पर देखा तो समीर बेयकीनी का फिर मुझे देख रहा था। मेरे घने लंबे बाल थे जो इस वक्त खुले हुए थे। मैं बहुत ही खूबसूरत थी, पर सबके सामने हुलिया ऐसे ही रखती ताकि मुझे कोई नज़र ना देखे। यह तरीका मुझे अम्मा रानी ने बताया था, मुझे हमेशा महफूज रखेगा। समीर कुछ देर खड़ा रहा और फिर बिना कुछ कहे चला गया। मुझे बहुत हैरत हुई, लेकिन मैं सोच लिया कि मुझे अब क्या करना है। मेरी और समीर की बातचीत शुरू होगी। वो अक्सर रात को हमारे क्वार्टर की तरफ आ जाता है। एक दिन उसे और हैरत हुई जब मैंने उसके मेरे बने हुए सारे स्केचेस देखे। मैं स्कूल कॉलेज नहीं गई थी, लेकिन फिर भी तालीम याफ्ता थी। मुझे सब कुछ आता था, लेकिन मुझे बदला लेना था बड़ी बेगम से, क्योंकि मैं बचपन में मेले में खो गई थी और मुझे एक अमीर मेम साहब अपने घर ले आई थी। वो दिन भर मुझसे काम करवाती थी और खाना भी नहीं देती। मेम साहब से बदला लेने के लिए मैं इसके बेटे से दोस्ती कर ली ताकि इसे शादी कर लूँ। मेम साहब को पता चला तो मुझे लगा वो मुझे घर से निकाल देगी, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो तुम्हारी शादी करवा दूंगी। मैं खुश होगी, लेकिन मुझे पता चला तो मेरी रूह कांप गई। वो सब शोहर से नजात चाहती थी। उन्होंने मुझे एक शीशी दी जो जहर की थी। उन्होंने कहा कि ये बड़े साहब को दे दो ताकि वो मर जाएं और इनकी जान छूट जाए। मैं इतनी सख्त दिल नहीं थी। मैं बड़े साहब के पास दवाई देने गई और उनको सारी बात बता दी। वो कुछ देर मुझे देखते रहे और फिर कहा अच्छा मुझे जहर दे दो बेटे। वो हमेशा मुझे बेटा ही कहता, लेकिन इसी वक्त समीर जो न जाने कब से बड़े साहब के कमरे में पहले से मौजूद था, उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बाहर ले आया। जहाँ वो कोई अखबार देख रही थी, समीर ने उनसे कहा कि जो कुछ तबस्सुम कह रही क्या ये सच है? कुछ देर के लिए इनके चेहरे का रंग बदला और फिर फौरी मेरी जान पड़ी। उन्होंने कहा ये लड़की तुमसे शादी करने के लिए मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है। अब घर वाले जमा हो गए और वो मुझे मारने लगी, मुझे धक्के दे रहे थे। समीर उनको पकड़ रहा था। इतने में
دروازہ کھلا اور ایک فیملی جن کے گھر ہم رشتہ لے کر گئے تھے وہ آ گئی۔ سب کو لگا وہ ماریا کے لیے آئے ہیں، لیکن وہ میرے لیے آئے تھے۔ وہ میری اصل ماں باپ تھے۔ جو وہ لڑکی جو ہاسپٹل ڈاکٹر تھی وہ میری بہن تھی۔ اس نے ہاسپٹل مجھے دیکھا، میں اپنی ماں جیسی تھی۔ میرے ہاتھ پر بچپن سے ایک مارک تھا جو پیدائشی تھا، اور جب میں بڑی بیگم کے ساتھ ان کے گھر گئی تھی تب بھی ان لوگوں کو شک ہو گیا۔ جب میرے بارے میں سب پتہ کیا تو انہیں پتہ چل گیا کہ میں ایک میلے سے ملنے والی وہی بچی ہوں جو ان کی کو اپنی اولاد تھی۔ سب حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ میری ماں مجھے اپنے سینے سے لگائے رو رہی تھی۔ اس دن وہ عکس جو دھندلا گیا تھا آج سارے واضح ہو گئے تھے۔ میرے بہن بھائی، میرا باپ، سب مجھے اپنے ساتھ لگائے مجھے لے آئے اور یہاں اپنے گھر آ کر میری زندگی بدل دی گئی۔ میرا کمرہ ہر سال گرا کے گفٹ پر میرے بچپن کے کھولنے پر ویسے ہی تھا۔ میری ماما آپ بھی مجھے بچی سمجھتی تھی، میرے ساتھ سوتی۔ مجھے کچھ عرصہ لگا اور پھر میں اسی گھر کا حصہ بن گئی۔ بھائی میرے ناز نخرے اٹھا رہے تھے، میرے بابا ایک پل کے لیے مجھے خود سے دور نہیں کرتے تھے۔ مجھ پر جو بیتی تھی سب سنا ڈالے۔ میری ماں مجھے چوم رہی تھی، رو رہی تھی، اور میرا رشتہ سمیر کے ساتھ طے ہو گیا۔ ماریا زیادہ ڈگر لینے کے لیے اپنی جان گنوا بیٹھی تھی۔ بڑے صاحب نے میم صاحب کو طلاق دے دی تھی۔ میں اب کچھ سال پہلے اپنے ماں باپ کے ساتھ رہ رہی تھی، اس لیے سمیر کو انصار کرنے کا کہا۔ بہت عرصے بعد میری دامن میں خوشیاں دوبارہ لوٹ آئی تھیں۔